दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर एक ऐसी डेट है जिस डेट से पहले उत्तर प्रदेश में आपने किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की कोई एग्रीकल्चरल लैंड माने कृषि भूमि अर्थात खेती की जमीन खरीदी है तो आपका कोई गलत नहीं हुआ है। आपके पक्ष में नामांतरण भी हो जाएगा, माने आपका नाम खतौनी में दाखिल खारिज भी हो जाएगा। दोस्तों ज्यादातर कमेंट सेक्शन में लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि साहब हमने एक जमीन खरीदी थी, हमने यानी हमारे पिताजी ने या बाबा ने या दादा के पिताजी ने, और वो बहुत वर्षों से हमारा नाम उसमें म्यूटेट नहीं हो पाया है, माने खतौनी में हमारा नाम नहीं आ रहा है और बैनामा हमारे पास है। और ऐसी स्थिति में जब बैनामा हमारे पास है, खतौनी में हमारा नाम नहीं है, तो जब खतौनी में उस व्यक्ति का नाम था जिसने आपके परिजनों को बैनामा किया है, उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे सदस्य की मृत्यु के बाद उसके जो परिजन हैं माने उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं या पुत्र के पुत्र हैं माने नाती हैं, तो वो लोग अपना नाम म्यूटेशन करा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और जब उनका नाम आ जाता है तो वो उस संपत्ति को कहीं ना कहीं बेच देते हैं, और जब बेच देते हैं तो एक झगड़े की जड़ तैयार हो जाती है और मुकदमेबाजी हो जाती है। दोनों तरफ से न्यायालय में मुकदमे पहुंचने लगते हैं, आपका झगड़ा भी होता है, क्योंकि उस पक्ष को किसी तृतीय पक्ष ने, जिसको तो जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं है कि आपका जो बैनामा है वो बैनामा, उस बैनामे के आधार पर राजस्व अभिलेखों में आपका कहीं नाम है नहीं। तो जो थर्ड पार्टी है जो उन लोगों से जमीन को खरीदेगी जिनका नाम वर्तमान समय में खतौनी में दर्ज है, उसको कैसे पता चलेगा कि आपका भी बैनामा है? नहीं पता चलेगा। और जब वो खरीद लेगी तब एक झगड़ा तैयार होता है, या वो परमिशन भी करा लेते हैं। हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिनमें बैनामा पूर्व में हो चुका था, उनके वारिसानों ने नाम दर्ज कराए और नाम दर्ज करा करके उन्होंने फिर उसका परमिशन कराया, परमिशन कराने के बाद सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी और रजिस्टर करा दी। तो ऐसी स्थिति में फिर उस कैंसलेशन ऑफ सेल डीड का मुकदमा उस डीड के लिए आया जो डीड परमिशन लेके कराई गई है। तो झगड़े की जड़ें इस तरीके से बढ़ती हैं। अब इनका निदान क्या है? इनका निदान दोस्तों अपनी कमियां सुधारना है। हमने ज्यादातर देखा है लोग जब भी बहस करते हैं या कमेंट्स में कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्री ही नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्री इसलिए नहीं रुकनी चाहिए कि आपके जेब में पैसे पड़े हैं, आप उन पैसों से चाहे तो अच्छा खाना खाएं, चाहे तो उन्हें बैंक में डिपॉजिट करें, चाहे तो उन्हें फेंक दें। आप अगर फेंकते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता ना, क्योंकि वो मुद्रा जो आपको दी गई है उसमें लिखा होता है कि आप स्वतंत्र हैं, आपको इतने रुपए अदा करने का वचन दिया गया, उसकी कीमत है ये। अब उस कीमत को आप कहाँ यूज कर रहे हैं ये आपको देखना है। दोस्तों ज्यादातर लोग जब जमीन खरीदते हैं तब एक गलती करते हैं, जमीन तो बहुत महंगी खरीद रहे हैं, बहुत रुपए की खरीद रहे हैं, लेकिन उसके जो एडिशनल चार्जेस जुड़े हैं, जैसे किसी अच्छे अधिवक्ता से सेल डीड लिखवाना और उसका मुआयना करा लेना कि कहीं इसका कोई विक्रय तो नहीं हुआ है, अदालतों में उसका मुआयना करा लेना कि कहीं कोई मुकदमा तो पेंडिंग नहीं है इस संपत्ति के बाबत, कोई स्टे तो नहीं है जिसका म्यूटेशन ना हो, लोकल के लोगों से जानकारी कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि जिस जमीन का आप लेने जा रहे हैं उसके अगल बगल के लोगों को सब पता है, तो जब इन चीजों पर आप ध्यान नहीं देते हैं, केवल पैसा दे दिया और एग्रीमेंट भी नहीं कराते हैं, कभी कभी बैनामा भी नहीं कराते हैं, जमीन 50 लाख रुपए की ले रहे हैं और 50,000 रुपए बैनामे में खर्च नहीं करते, ऐसे चाहते हैं कि इसी तरीके से जमीन हो जाए। तो दोस्तों ये जो हमारे अंदर कमियां हैं, इन कमियों पर हम ध्यान दें। इसलिए ध्यान दें कि पैसा हमने बहुत मुश्किल से कमाया है और वो पैसा हम किसी को दे रहे तब उससे वो सामान खरीद रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट में और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दोनों में प्रोविजन है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मतलब है संपत्ति अंतरण अधिनियम, माने जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, वो भी अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती अपनी जगह से, जैसे खेत है वहीं पड़ा रहेगा, आपको चल के वहां जाना पड़ेगा, और चल संपत्ति होती जो आपके साथ भी जा सकती है, जैसे पैसे, कोई और सामान छोटा मोटा जो जेब में रख के आप चले जाएं। तो अचल संपत्ति का अंतरण तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको लिख करके दोनों पक्षों ने उचित प्रतिफल दे करके दोनों सक्षम हों और स्वस्थ मस्तिष्क हों
और लिख करके उसको किसी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड न करा लिया गया हो। पहले ये था कि 100 रुपए तक की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था, अब 100 रुपए की संपत्ति का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो दोस्तों, जब तक आप किसी ऐसे प्रॉपर्टी का जो विधि विरुद्ध ना हो, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई सड़क है, मकान के आगे सड़क है और उस सड़क का कोई आपको बैनामा कर दे, तो बैनामा करने से वहां कोई इसलिए नहीं रोकेगा, बहुत लोग कहते हैं कि इसमें बैनामा नहीं होना चाहिए, वहां इसलिए कोई नहीं रोकेगा कि आपका पैसा है, आप खर्च करें, आप चाहे तो कार खरीद लें, चाहे तो आप हेलीकॉप्टर ले लें, चाहे आप साइकिल से चलें या पैदल चलें, आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप पैदल क्यों चल रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आपके पास पैसा ज्यादा है तो उस पैसे का गलत जगह ही आप प्रयोग करेंगे, तो उसका सही जगह प्रयोग करिए। तो बैनामा तो हो जाएगा लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा, उसी जगह बात रुक जाएगी। इसीलिए लोग सलाह मशविरा लेते हैं, जानकारी करने के बाद वो संपत्ति खरीदते हैं। तो दोस्तों, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो और रजिस्ट्रेशन विधि विरुद्ध ना हो, दोनों लोग सक्षम हो, उचित प्रतिफल दिया गया हो और कब्जा ट्रांसफर किया गया हो वास्तविक रूप से रिक्त अवस्था में। ऐसा नहीं कि आप केवल जमीन खरीद लिए और कब्जा आपको मिला नहीं। बहुत लोग कहते हैं मैंने जमीन लिया था, कब्जा साहब तीसरा आदमी करे। तो आप ऐसी जमीन खरीद करके समाज को विकृत बना रहे हैं, उस आदमी का मनोभाव बढ़ा रहे हैं जिसका कब्जा नहीं है और वो बेच रहा है कि हमारी जमीन बिकाओ, कोई ले ले। तो इसका मतलब है आप जब बयाना ले रहे हैं कि हम ये जगह लेंगे, कब्जा उसका है नहीं, तब क्यों ले रहे हैं? ये आपकी गलती है ना। आप अपना मूल्यवान पैसा उसको दिए दे रहे हैं, उस पैसे से वो तो निकल गया, आपको फंसा गया। ऐसी जगह ना ले। और अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आपने कोई जगह ली है और वो जगह आपने 3/6/1981 के पूर्व में ली है, तो आपका किसी प्रकार का किसी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। 3/6/1981 को ही ये अमेंडमेंट उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में किया गया था और इसका नया सेक्शन 157 का 157A अमेंडमेंट किया गया। उसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध, इनका अंतरण नहीं हो सकता बिना परमिशन के। तो इससे पूर्व में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अगर आप अपना बैनामा देख लें, उसमें तब उस समय कास्ट भी नहीं लिखी जाती थी कि हम दोनों लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो आप अपना बैनामा देख लें और अगर ऐसा है कि 3 जून 1981 के पूर्व में आपने कोई एग्रीकल्चरल लैंड किसी SC ST समुदाय के व्यक्ति से परचेज की है, तो नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आप आराम से अपनी उस लैंड पर पोजीशन में रहिए, आपका दाखिल खारिज होगा, वहां न हो अधिकारों की घोषणा करा लीजिए, उसमें भी ना हो सिविल सूट एक करा लीजिए, उसमें से उनको रुकवा दीजिए, निषिद्ध करा दीजिए, इसमें आपके कोई हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि आपको लीगल राइट हो गया। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि इस डेट तक या इस डेट के पहले हमारे बुजुर्गों ने या हमने कोई एग्रीकल्चरल लैंड परचेज की थी, तो आपको घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, उस लैंड पे कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।